इस कहानी की नायिका बुधिया है। बुधिया के पति और ससुर का जिक्र इस कहानी में किया गया है। बुधिया का ससुर 3 दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। बुधिया का पति भी कामचोर है। परिणाम स्वरूप कोई आसानी से उसे काम पर नहीं रखता है। जब कभी 1-2 दिन खाने के लिए नहीं होता तब बुधिया का ससुर घीसू लकड़ी तोड़ कर लाता और पति माधव वह लकड़ी बाजार में बेच आता। कहानी के अनुसार काश्तकारों का गांव है जहां रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन माधव और घीसू काम करना ही नहीं चाहते। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई खास संपत्ति नहीं है। काम चोरी के परिणाम स्वरूप कर्ज भी बहुत बढ़ गया है। घर में खाने को ना होने पर खेत से आलू और मटर चुपचाप उखाड़ कर लाते और भून कर खाते। बुधिया पिसाई करके घास छिलकर जो कमाती उससे एक सेर आटे का इंतजाम कर लेती थी। परिणाम स्वरूप बुधिया के आने के बाद घीसू और माधव और अधिक आलसी हो गए हैं। थोड़ा बहुत जो काम कर लिया करते थे वह भी अब करना बंद कर दिया है। बुधिया अब गर्भवती है। परिणाम स्वरूप वह सुबह से प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, लेकिन माधव ने ना ही खुद उसकी कोई सहायता की और ना ही किसी अन्य को सहायता के लिए बुलाया। बुधिया दर्द से चीख रही थी और पिता पुत्र आलू भूज कर खा रहे थे। माधव तो यह चाहता है कि यदि इसे मरना ही है तो जल्द मर जाए। बहू की जिंदगी बचाने के उपाय करने के स्थान पर घीसू को 20 साल पुरानी दावत याद आ रही थी, जिसमें उसने स्वादिष्ट पकवान खाए थे। बुधिया पूरी रात दर्द से कराह रही थी, लेकिन पिता पुत्र दोनों में से किसी को उस पर दया नहीं आई। सुबह उठकर माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो बुधिया की मृत्यु हो चुकी थी। साथ ही उसका बच्चा भी पेट में ही मर गया। माधव ने जब यह सूचना घीसू को दी तो दोनों रोने का ढोंग करने लगे। घर में पैसा नहीं था। परिणाम स्वरूप अब कफन और लकड़ी की चिंता करने लगे। घीसू और माधव दोनों रोते हुए जमींदार के यहाँ पहुँच गए। जमींदार दोनों को ही पसंद नहीं करते थे। जमींदार के पूछने पर कि क्या हुआ, घीसू ने रोने का नाटक करते हुए झूठ कहा कि माधव की घरवाली कल रात को गुजर गई। हमसे जो कुछ हो सका हमने इलाज करवाया, उसकी सेवा करते रहे, लेकिन फिर भी वह हमें दगा दे गई। घीसू के झूठ के अनुसार जो पैसा था सब दवाई में खर्च हो गया। अब अंतिम संस्कार के लिए वह जमींदार से पैसे मांग रहा है। जमींदार थोड़ा रहम दिल का था। परिणाम स्वरूप उसने 2 रुपये दे दिए, लेकिन घीसू और माधव की हरकतें ऐसी थी कि उनसे सहानुभूति का कोई लफ्ज़ नहीं कहा। जमींदार ने जब रुपये दिए तो गांव के अन्य लोगों ने भी कुछ पैसे या अनाज घीसू को दिया। घीसू के पास 5 रुपये इकट्ठे हो गए थे। लकड़ियाँ तो गांव वालों ने पहले ही इकट्ठी कर दी थी। अब कफन लेने की आवश्यकता थी, जिसे लेने पिता और पुत्र दोनों बाजार पहुँचे, लेकिन कफन के स्थान पर वह शराब की दुकान में जा पहुँचे। मनचाही शराब पी भोजन किया। भोजन करने के बाद वहीं नाचते गाते नशे की हालत में गिर पड़े। इस तरह कहानी समाप्त हो जाती है। अब कफन कहानी की समीक्षा। इस कहानी के अनुसार नायिका जो गर्भवती थी, जिसकी मृत्यु बिना इलाज के कारण होती। स्त्रियों के लिए यह स्थिति मात्र कहानी में नहीं है, बल्कि प्रेमचंद जी ने स्त्रियों की दयनीय स्थिति पर दृष्टि डाली है। एक स्त्री जिस तरह अपने पति के जीवन और स्वस्थ रहने के लिए अपना जीवन लगा देती है, उसी तरह कोई पुरुष अपनी पत्नी के लिए चिंता करे या सेवा करे, इसकी संभावना बहुत कम होती है। हमारे समाज में जब पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है तो दूसरी पत्नी ले आता है, चाहे उसकी आयु 50 वर्ष से ही अधिक क्यों न हो। वहीं यदि पति का स्वर्गवास हो जाए तो पत्नी की दूसरी शादी का होना न ही समाज आवश्यक समझता है और न उसके दूसरे विवाह के लिए प्रयास करता है, चाहे विधवा की आयु 25 वर्ष से कम ही क्यों न हो। पुरुष का अपने पत्नी के लिए चिंतित न होने का एक कारण यह भी रहा होगा या है। जब यह कहानी लिखी गई होगी तब संभवतः स्थिति पूर्ण रूप से इसी प्रकार रही होगी। वर्तमान में जागरूकता के कारण थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन विचार और सुधार करने की आवश्यकता आज भी है।